There's a format that I follow. Controversial. That means he's fake. Evergreen. क्या ये पॉडकास्ट पेड था? Growth. तो उसने वो पोर्शन काट दिया। इस वीडियो में हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए कि क्या पॉडकास्ट में सच में पैसा है और कितना है। पॉडकास्ट रियलिटीज में कैसे काम करते हैं। तीसरा, इंडिया के बड़े पॉडकास्टर्स कैसे आपका पर्सपेक्टिव शेप करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हम राज शमानी के एग्जांपल से लेंगे, जिससे हमें एक अल्टीमेट सवाल का जवाब मिल जाए कि राज शमानी इज नॉट अ पॉडकास्टर, ही इज ए। आपको एक रियलिटी जान लेनी चाहिए कि आज सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्सीज जो होती हैं वो इंटेंशनल होती हैं। कभी कभी कंट्रोवर्सीज से ज्यादातर फायदा देखा गया है, हाँ नुकसान भी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन अल्टीमेटली आज के कंटेंट क्रिएटर्स को पता है कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। और राज शमानी तो खुद इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। Okay. So I create 3 pieces of content which are controversial, which are going to reach to masses. पहले इधर आओ, इंग्लिश आती है अब ये लाइन पढ़ो। दिस इज नॉट अ एक्सपोज वीडियो, दिस इज ए इंफॉर्मेशनल वीडियो। इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझना है कि कहां से डॉट्स कनेक्ट होते हैं। मैं बस आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और कभी भी आपको ऐसा लगे कि एलिगेशंस लगा रहा हूं तो उसका प्रूफ भी दूंगा। मैं चाहता हूं एटलीस्ट हर कोई सीखे कि जिसे एक कंटेंट क्रिएटर को बनाने में सालों लगते हैं और हम जैसे लोगों को महीने लगते हैं रिसर्च करने में, कभी कभी वो आप इन मिनटों की वीडियोस में जान सके। उसके लिए हमें उनके पास में जाना पड़ेगा। जैसा कि राज बताते भी हैं कि उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था बचपन में। उनका कंपटीशन उनके कजन्स के साथ लगाया जाता था जिनके 90-95% आते थे, और वो हर चीज में बिलो एवरेज स्टूडेंट ही थे, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो चाहे स्पोर्ट्स के मामले में हो। उनको हर वक्त इस चीज के लिए मॉक किया जाता था और ये उन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा भी है। लेकिन उनकी लाइफ में एक बड़े टर्निंग पॉइंट से पहले एक छोटा टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने स्कूल में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए और इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के लिए एक फैब्रिकेटेड स्टोरी रची कि मैं दुबई गया, मैंने दुबई में ऐसा किया। अब ये फैब्रिकेटेड स्टोरी जो थी उनके दोस्तों को पता चल गई कि झूठ बोलता है हमसे हैं। अब वो फैब्रिकेटेड झूठी स्टोरी जो थी वो उनके दोस्तों को, उनके क्लासमेट्स को पता चल गई। और ऐसे में तो आप जानते हो ना कि आप खुद सोच के देखो क्या हालत होगी तुम्हारी भाई। और वही ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा हमारे राज भैया को। लेकिन ये तो छोटा टर्निंग पॉइंट था, अब बड़े टर्निंग पॉइंट की कहानी सुनो। अब इंटरनेट जो है वो 2 गुटों में बटा हुआ है। एक गुट मानता है कि राज शमानी ने जो कहा कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फैमिली बिजनेस जो था वो बहुत कोलैप्सिंग स्टेज पे था और वहां से उन्होंने बाहर निकाला। लेकिन वहीं जो दूसरा गुट है वो ये भी कहता है, जैसे कि ये रेडिट यूजर, उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं था, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी। अब इसके ऊपर मैंने जब रिसर्च करी तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। मुझे ये भी सच लगता है और ये भी सच लगता है। आप इस पूरी वीडियो से समझ जाओगे और ये आपके ऊपर है, आपको क्या मानना है। मुझे किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना है, मैं बस आपको एक बैकड्रॉप देना चाहता था। तो 2013 में उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनकी फादर की हेल्थ। उनके फादर को डायबिटिक अटैक आता है, जिससे वो बताते हैं कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इजाफा हुआ और उनका बिजनेस भी कोलैप्स करने लगा। फैमिली हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस वक्त, क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था, जिससे उनके बिजनेस को और ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। और इस चीज के साथ साथ उनका जो मेंटल ट्रॉमा, उन्होंने जो झूठ बोला उसका ह्यूमिलिएशन भी को मिल रहा है। ऊपर से वो एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसका ह्यूमिलिएशन अलग, और एकेडमिक स्कोर्स की वाट लगी पड़ी है। और कोई भी समझदार इंसान जानता है कि इस समय में आगे का पाथ बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता। राज खुद बताते हैं कि उन्होंने अब ठान ली थी भाई कि मैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस को जवाब दूंगा खतरनाक तरीके से। और उनका पहला मोटिव YouTube पे आने का था मनी एंड फेम। What really drove me in the beginning, it was just like, honestly, it was like money and fame. जो कि तकरीबन 99% लोगों का यही होता है। मैं भी इससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे केस में भी यही था कि फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं YouTube पे आया था। प्लस मुझे अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करनी थी, वो मेरा मकसद था। वहां सीधा सीधा राज का मकसद था कि लोगों का अटेंशन ग्रैब करना, खासकर कि उन लोगों का जो हमेशा उनको ताने मारते। और इसके पीछे उन्होंने एक सिंपल लॉजिक दिया था कि अगर मैं रिच हो गया तो इवेंचुअली मुझे फेम भी मिल जाएगा और लोगों का अटेंशन भी। अगर इसे हम आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मूव फैमिली के लिए नहीं था, फैमिली ने तो इस मूव को ट्रिगर किया। इसका जो मेन मोटिव था वो अपने डाउटर्स को जवाब देना था। अब ये थोड़ा डार्क हो सकता है, लेकिन आज रियलिटी यही है कि कंट्रोवर्सीज आपको ये दोनों चीजें दे सकती है अगर आपको उसका इस्तेमाल करना आता है तो।
क्योंकि हम जानते हैं कि राज की स्टोरी इतनी रिलेटेबल है कि हर मिडिल क्लास आदमी इससे रिलेट कर सकता है। ये सिचुएशन, ये फेज राज शमानी का एक पर्सनल ब्रांड बनाती है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है उनके पर्सनल ब्रांड का ये स्टोरी। इससे हमें एक क्लियर पैटर्न दिखता है कि सेटबैक, प्रॉमिस, ग्राइंड और सक्सेस। लेकिन दोस्त, हमें इस वीडियो के लिए इस शब्द पे फोकस करना है, ग्राइंड। अब ये जो ग्राइंड वाला फेज था, हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि राज ने ऐसा क्या ग्राइंड किया अपने कंटेंट के अंदर स्पेसिफिकली, जिससे उनका पर्सनल ब्रांड जो था वो शूट अप कर गया। और उसके लिए हमें उनके पॉडकास्ट के बिहाइंड द सीन्स देखने पड़ेंगे। अब राज शमानी की कंटेंट स्ट्रेटेजी 3 फेजेस में डिवाइड रहती है। फेज 1 अथॉरिटी बिल्डिंग, फेज 2 स्केल एंड सिस्टमाइजेशन और फेज 3 इकोसिस्टम एंड कंपाउंडिंग। अब पहले फेज का पर्पस होता है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करना और प्लेटफॉर्म के मैकेनिक्स को समझना और इनिशियल ऑडियंस को ग्रैब करना। उसके लिए उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किया। शुरुआत उन्होंने टॉपिक बेस्ड कंटेंट से ही की थी कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक गेस्ट को बुला के या स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर खुद वीडियोस बना के वो ऑडियंस को अपनी तरफ लेते ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो सके। और वो जो टॉपिक्स होते थे वो फ्रेमवर्क्स के ऊपर बेस्ड रहते थे। सिमिलर स्ट्रेटेजी आप एलेक्स हरमोजी की भी देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नेटिव स्ट्रेटेजी का भी इन्होंने इस्तेमाल किया, यानी अगर डेप्थ कंटेंट है तो वो यूट्यूब पे जाएगा, डिस्कवरी कंटेंट है तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर जाएगा। उसमें कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि हम ज्यादातर ये समझते हैं कि यार यूट्यूब पे एक शॉट डाल दिया और इंस्टा पे एक शॉट डाल दिया, मैं खुद ये करता हूँ। लेकिन उस वक्त उन्होंने अलग अलग रखा इन दोनों को। अब तो यार दोनों ही एक जैसे हो गए। प्लस उन्होंने प्रोग्रेसिव नीश एक्सपेंशन का इस्तेमाल भी किया। मान लो तुमने 100 कंटेंट एक नीश पे बनाए, फिर उस नीश से तुम्हें जो इंसाइट मिले उसका इस्तेमाल किया अगली नीश में, और फिर इससे जो निकले उन दोनों को कंबाइन करके तीसरे में डाला। तो इससे क्या हुआ कि वो डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश कर रहे थे अपने कंटेंट को अपनी 4 नीशेस के अंदर। और प्रोबेबली इस फेज में उन्होंने इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जिससे वो 0 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे। और यूट्यूब कभी ना कभी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, जिससे उनको ये बूस्टअप मिला, इनिशियल बूस्टअप, ताकि वो अपने गेस्ट को एक पोर्टफोलियो के तौर पे बुला सके कि भाई देखो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो, मुझे आपसे नॉलेज चाहिए। अब आते हैं हम अपने फेज 2 पे। यही सारा माल मसाला बचा के रखा था मैंने, स्केल एंड सिस्टमाइजेशन। तुम्हें याद है राज शमानी ने एक बार बोला था कि मैं अपने कंटेंट कैसे डिजाइन करता हूँ। There's a format that I follow which is called ECG. पहले वो वीडियोस के लिए इस्तेमाल करते थे कि एक वीडियो एवरग्रीन कंटेंट पे बनाई, दूसरी वीडियो कंट्रोवर्शियल कंटेंट पे बनाई, तीसरी वीडियो ग्रोथ कंटेंट पे बनाई। अब नहीं, अब तुम अगर जाके देखोगे तो उनकी स्क्रिप्ट्स के अंदर ये फ्रेमवर्क यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी लेटेस्ट वीडियो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, अगर तुम यहाँ जाओगे और चैप्टर्स में देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ECG फ्रेमवर्क का पूरा इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है एवरग्रीन है, हर किसी के लिए। ये क्वेश्चन ये भी एवरग्रीन है। ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, ये क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल है। यहाँ तक फिर एवरग्रीन है, यहाँ ग्रोथ कंटेंट है, यहाँ भी ग्रोथ है। और ये पैटर्न आपको हर पॉडकास्ट में अब देखने को मिलेगा। आप खुद नोटिस करके बताना मुझे इस वीडियो के बाद कमेंट करके कि कितने क्वेश्चंस आपने कंट्रोवर्शियल देखे, कितने एवरग्रीन देखे और कितने ग्रोथ वाले क्वेश्चंस देखे। अब तुम समझ गए कि तुम्हें गेस्ट से क्या पूछना है। और इस चीज का भी उन्होंने फॉर्मूला बनाए रखा था। So you create 5 pieces of content which is evergreen. Yep. 3 pieces of content which are controversial, which are going to reach to masses. And then 2 pieces of content are growth. अब ऐसे में एडिटिंग का एक मास्टर प्लान बनता है। अब इसी का इस्तेमाल वो अपने शॉर्ट्स में कैसे करते हैं वो अभी आगे हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस पे और जरा डीप जाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि ECG मॉडल हर स्क्रिप्ट में यूज होता है फिलहाल अभी के लिए तो जिससे वीडियो का फ्लो नहीं टूटता। आदमी कब बीच स्क्रिप्ट तक पहुंच जाता है उसे पता भी नहीं चलता, और फिर वो कहता है कि यार चलो आधा देख लिया, थोड़ा और देख लेता हूँ। तो बीच में कंट्रोवर्सी सवाल भी होंगे जो देखने में और मजा आता है। अंदाजा होगा कि तुम्हें लाइफ में रिडेम्पशन भी चाहिए, तो ग्रोथ क्वेश्चन ले लो। इसे हम एडिटिंग की भाषा में कहते हैं हुक लेयरिंग। हर 3 से 5 मिनट में एक हुक क्वेश्चन। और आप ये खुद नोटिस करेंगे कि हर 3 या 5 मिनट के बाद अगर वो क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो रहा है तो तुम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो। वैसे भी बढ़ा के ही रखते हो तुम स्पीड, लेकिन थोड़ी और तेज कर लेते हो या स्किप कर लेते हो, क्योंकि वहां पर हमारा टाइम फ्रेम जो होता है वो 3 से 5 मिनट मैक्स रहता है। फिर हमें एक लूप, एक फ्लो की जरूरत पड़ती है ताकि हमारे जो इमोशंस अब यहाँ है वो सीधा यहाँ आए और फिर ऊपर जाए। तो इस पूरी एडिटिंग प्रोसेस को अगर सिंपली एक फ्रेमवर्क में उतारा जाए तो ये बनता है सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक फीलिंग देता है कि हाँ मुझे वैल्यू मिली है,
तो अब मैं अगली बार भी अगर कोई पॉडकास्ट आएगा तो जरूर देखूंगा। और इस चीज में 4 चांद लगाती है उनकी टाइटल और थंबनेल साइकोलॉजी, जो ओपन एंडेड लूप में खत्म होते हैं। जैसे इस वीडियो में भी जो टाइटल था वो ओपन एंडेड लूप पे था। ऊपर से अब उनके पास गेस्ट का नेटवर्क है। बीच बीच में कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और वो नीड है, पॉडकास्ट इंडस्ट्री की नीड है कंट्रोवर्सी भाई। कभी इस इंसान से पूछा है आपने? खैर मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा। अब इस चीज की मदद से वो 1 मिलियन से अब 10 मिलियन पे पहुंच चुके हैं, 10 मिलियन से पार हो चुके हैं। अब आता है फेज 3, जो बनाया है उसको बना के कैसे रखा जाए भाई। वहां काम आती है इकोसिस्टम एंड कंपाउंडिंग फेज। इस फेज में आपको पता चलेगा कि आखिर पॉडकास्ट में पैसा कैसे फ्लो होता है, क्योंकि इस फेज का मकसद ही यही होता है कि एक क्रिएटर को मीडियाप्रेन्योर बनाया जाए, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स को खोला जाए जो उनकी एसेट्स को कंपाउंड करता रहे। राज शमानी को पता है कि उनका अब हर एक कंटेंट कहीं ना कहीं व्यूज जनरेट करेगा ही करेगा। तो वहां पर अब कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस और रिलेशनशिप ओरिएंटेड वीडियोस में एक जंग छिड़ चुकी है। अब अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे कुछ महीनों से, तो उनके ज्यादातर वीडियोस जो है वो रिलेशनशिप टॉपिक के ऊपर होते हैं। मैं रिलेशनशिप टॉपिक मतलब वो नहीं, गेस्ट के रिलेशनशिप, जैसे कि उनके पीछे का पास्ट, उनकी कहानियों से सीखना, वो है रिलेशनशिप टॉपिक का मतलब। तुम गलत ले जाते हो हर चीज को। जो टॉपिक बेस्ड कंटेंट होते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करना, उसकी गिनती अब कम होती जा रही है, क्योंकि राज शमानी को पता है ज्यादा चांसेस है कंट्रोवर्शियल इनसाइट्स मिलने के। यहाँ तक कि पेड पॉडकास्ट भी रिलेशनशिप कंटेंट के अराउंड ही घूमते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप कंटेंट इक्वल्स टू पर्सनल ब्रांड बूस्ट देता है जो सामने गेस्ट है उसको, और रिलेशनशिप कंटेंट ही ऑडियंस से कनेक्ट भी करता है इमोशनली भी। वहीं अगर हम टॉपिक बेस्ड कंटेंट को देखें तो वो सर्व करता है एग्जिस्टिंग ऑडियंस को, ताकि वो चैनल पर रहे। बीच बीच में आपको टॉपिक बेस्ड कंटेंट मिलेंगे ही मिलेंगे नई ऑडियंस को लाने के लिए, और उसमें भी फिर ECG मॉडल का ही इस्तेमाल होगा। इस फेज में सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल होता है वो है क्लिपर्स, जो आज हर कोई करता है। अब ये क्लिपर्स होता क्या है? क्लिपर्स मतलब वो अपने पॉडकास्ट में से कुछ छाटाई करेंगे और फिर अपने पोस्ट में डालेंगे। जैसे कि आप देखते नहीं हो वो क्लिपर्स, म्यूजिक बजता है बैकग्राउंड बढ़िया तगड़ा वाला, और फिर कोई क्लिप में बात होती है तो ले बेटा। अब क्लिपर्स क्या करते हैं, राज शमानी ने जो ECG मॉडल से अपनी स्क्रिप्ट बनाई थी, अब उसको एपिसोड्स में बांट दिया है। उन ईच एपिसोड्स में से एवरग्रीन, कंट्रोवर्शियल और ग्रोथ मोमेंट्स कौन से थे उनको क्लिप करना चालू करेंगे। और ये क्लिपर्स जो होते हैं बहुत ही रैंडम अकाउंट्स होते हैं। कभी आप नोटिस करना कि राज शमानी की रील कहीं चल रही है और जिस बंदे ने डाली है उसका यूजर नेम पता नहीं अजीब सा है कुछ, और उसने राज शमानी की क्लिप्स डाल रखी हैं। या कोई एडिटर है, उसने एडिटिंग दिखाने के लिए राज शमानी की क्लिप्स को एडिट किया हुआ है। या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नीश है, जिनके पेज का काम है दूसरों की नॉलेज को शेयर करना, तो वो भी क्लिप्स में काटते हैं। तो ऐसे क्लिपर्स का एक नेटवर्क बन जाता है। 700-800 क्लिपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और क्लिपर्स का काम होता है एक बार में ही पैसा लेना और एक क्लिप डालना। ये बेसिक प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं ऐसा बता नहीं रहा हूँ कि यही करते होंगे, मैं ये बेसिक प्रैक्टिस बता रहा हूँ। वो हर दिन 3 रील्स पे अपलोड करते हैं। अगर महीने में हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 2000 क्लिपर्स की रील्स जो है सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रही हैं, तो कभी ना कभी तो वो आपके फोन तक पहुंच ही जानी है। और पॉडकास्ट की अब कमी नहीं है, हफ्ते में 2 आ जाती हैं, कभी 3 आ जाती हैं, और उस एक पॉडकास्ट से 60 से 80 क्लिप्स काटी जा सकती हैं। और वो 60 से 80 क्लिप्स अगर 700 क्लिपर्स 3 भी रोज डालें तो आंकड़ा आप खुद इमेजिन कर सकते हो यार कहां तक पहुंच जाएगा। अब ये क्लिपर्स का जो बिजनेस है ना, वो बिल्कुल बैकएंड में चलता है, किसी को नजर नहीं आता। इवन कुछ कंपनीज तो खुद क्लिपर्स बनाती हैं खुद अपने, और वहां क्लिप करना चालू करती है। अब इससे क्या फायदा होता है, एल्गोरिथमिक एडवांटेज मिलता है। अब जैसे अगर आज मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, किसी ने मेरी क्लिप डाल दी, उसकी क्लिप वायरल हो जाती है, और उसकी ऑडियंस तो फिर मुझ पे ही आएगी ना, क्योंकि उन्होंने मेरी क्लिप देखी। और ऐसे ही एक क्लिपर अगर वायरल हो सकता है, तो सोचो इतने सारे क्लिपर्स क्या करेंगे, और उन सारे क्लिपर्स का जो ट्रैफिक होगा वो राज शमानी के ट्रैफिक पे आएगा सॉरी चैनल पे आएगा, भावना है। तो अब थोड़ी मैथ्स करनी पड़ेगी। देखो, अगर एक क्लिप का चांस है 0.1% वायरल होने का, 1 मिलियन व्यूज पाने का, तो लगभग 700 क्लिपर्स अगर 3 दिन लगातार डालते हैं क्लिप्स को, 7 3 21 2100 क्लिप्स पर डे हो गई। अब 2100 इंटू 0.1% इक्वल्स टू 2 वायरल क्लिप्स अ डे एवरेज निकल के आ जाता है। और उसे अगर हम 30 दिन से डिवाइड करें तो 60 वायरल मोमेंट्स होने के चांसेस बन जाते हैं बॉस, 60।
और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक वायरल क्लिप भी कितना ज्यादा बूस्ट देके जाता है एक चैनल को। तो ये होती है क्लिपर्स की मैथ्स, जिसमें एल्गोरिथमिक एडवांटेज उस चैनल को मिलता है जिसका सोर्स है। अब अगर आपके महीने में 60 रील्स वायरल होने के चांसेस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली गेस्ट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं या ब्रांड्स के चांसेस बन जाते हैं आपसे कोलैबोरेट करने के। और यही पॉडकास्टर्स का मेन सोर्स भी बनता है, स्पॉन्सरशिप्स, जो कि एड से भी ज्यादा कभी कभी हो जाता है। बेसिकली एड्स में तो लगभग इतना मिलता है उन्हें पर मंथ, लेकिन स्पॉन्सरशिप इससे भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से उमर पंजाबी का पॉडकास्ट, जो कि एक पेड पॉडकास्ट भी था अब राज शमानी ने वहां से डिलीट कर दिया है, उस एक पॉडकास्ट की कीमत थी लगभग इतनी। और क्यों इतनी कीमत थी? इन क्लिपर्स की वजह से, जो वायरल करा सकते हैं और डायरेक्टली उनके चैनल को फायदा होता है और उनके चैनल को बूस्ट मिलता है। और इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन जाता है कि ब्रांड्स मना ही नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ब्रांड्स की जो बैकबोन है वो अब पॉडकास्ट है। उनको पता है कि पॉडकास्ट क्या कर सकता है, वो मैंने अभी आपको बताया। और अगर एक ब्रांड आता है, उसने कोई ECG मॉडल के तहत कोई कंट्रोवर्शियल बात करी, तो सारा फोकस राज शमानी से उस ब्रांड की तरफ भी जाएगा। कभी कभी ये गलत भी हो जाता है, जैसे डिटॉल के केस में हुआ। कभी कभी ये सही भी हो जाता है और उस गेस्ट की प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं अपने पर्सनल ब्रांड बनाने के। तो ब्रांड्स को ना चाहते हुए भी पॉडकास्ट पे ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां से उन्हें एंगेजमेंट मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए आप फिल्म स्टार्स को ले लें, सेलिब्रिटीज को ले लें, फाउंडर्स को ले लें, सब पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये एक पॉडकास्ट बनाएगा जिसकी 60 रील कटेगी, 60 रील में से 3 रील भी कोई क्लिपर दिन में डाल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि महीने में 60 मिलियन व्यूज भी हो सकते हैं मेरी पॉडकास्ट पे, जिससे उस ब्रांड को एक्सपोजर मिलता है और उसका पर्सनल ब्रांड निखर के आता है। इस चीज का इस्तेमाल रणवीर अलाहाबादिया ने भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज करी, उनका थोड़ा पर्सनल ब्रांड नीचे हो गया, जिससे राज शमानी को फायदा हो गया। अब ये तो यार समय है, किसी का ऊपर किसी का नीचे, इस पे ज्यादा कमेंट क्या करना। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो पॉडकास्टर्स ज्यादा नहीं कमा सकते, और ये उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि समझने में भी चीजें टाइम लगती है और रिसोर्सेज भी काफी लगते हैं। वैसे मैंने इस वीडियो में अपनी बता रखा था कि 20 इनकम सोर्सेज हो सकते हैं एक पॉडकास्ट से। वो क्या है, उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखना। तो स्टार्टिंग फेज पे तुम ना ही इनकम एक्सपेक्ट करो तो अच्छा है, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो। अगर बीच फेज में हो तो वहां तुम्हें थोड़े बहुत ओकेशनल गेस्ट मिलेंगे, लेकिन अपना जो फॉर्मूला है ECG वाला, वही चलाते रहना। तो अब अगर तुम किसी का पॉडकास्ट देखो तो चेक जरूर करना क्या ECG यूज हुआ है इसमें। फिलहाल अगर ये वीडियो देखोगे तो इकोसिस्टम समझ पाओगे कि ये कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप को क्रिएटरप्रेन्योर्स कैसे बना लेते हैं और इकोसिस्टम कैसे बनाते हैं। ये क्लिक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बी बिजी। राज शमानी इज नॉट अ पॉडकास्टर, ही इज ए